कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे एक्चुअली स्किन फेयर हो सकती है आपकी? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। किसी ने जस्ट आपको सोशल मीडिया पे बता दी ये इस्तेमाल कर लो, बिफोर आफ्टर गोरे हो जाओगे 10 दिन में, इसका बिल्कुल विश्वास नहीं करना होता। इट्स ऑल अ गिमिक। आपको साइड इफेक्ट्स परमानेंट लाइफ के हो सकते हैं। मिनिमम स्किन केयर, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये 3 चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यूज करना ही चाहिए। चलो मैं मिनिमम तो कर ही रहा हूँ। मैंगो का सीजन आया है, राइट? लोग बहुत ज़्यादा आम खाएंगे। अगर आप हद से ज़्यादा आम खा लोगे, जो उतना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट है, तो आपको एक्ने उससे भी बढ़ेगा। टूथपेस्ट जो हम दांत में इस्तेमाल करते हैं, उसको आप लोग एक्ने पे लगा रहे हैं। ये मैंने भी करा है मेरे हिसाब से। अगर आप किसी के चेहरे के ऊपर एक्ने देख लेते हो उस टाइम पे, तो हम यही बोलते हैं कि यार ये तो मास्टरबेशन की वजह से हुआ है। हाँ। कोई रिलेशन है मास्टरबेशन का और एक्ने का? तो इसलिए वी एज डॉक्टर्स डोंट सपोर्ट कि आप डर्मा रोलर या माइक्रो ड्रिलिंग घर पे करो, क्योंकि उससे फायदे हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं अगर आपने उसको ढंग से नहीं किया। ग्लूटाथियोन इज एन एंटीऑक्सीडेंट, बेसिकली स्किन टोन बेटर करता है। जब तक आप यूज़ करते हो तब तक काफ़ी अच्छी रहती है, इम्यूनिटी भी इंप्रूव करता है। तो सनस्क्रीन रीअप्लाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सनस्क्रीन कुछ ही टाइम में डिसइंटीग्रेट कर जाता है। कितनी देर में? यू कैन से विद इन 2 to 3 आवर्स। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर बताया गया था कि सनस्क्रीन कैन ऑल्सो कॉज कैंसर। ये बात कहाँ तक सच है? सी स्ट्रेच मार्क्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड, बट डेफिनेटली उनकी अपीयरेंस बेटर हो सकती है। आपके साथ कभी ऐसे हुआ है दैट अ पेशेंट कम्स टू यू एंड नेचुरली हो सकता है कि आप भूल गए हो कुछ चीज रिकमेंड करना दैट मे बी बेनिफिशियल फॉर देयर केस, और यू माइट हैव फॉरगॉटन यार इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ताकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया उनको? हैज इट एवर हैपेंड टू यू? इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग इन द सेंस कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है कि हमें लगता है कि शायद 3-4 बीमारियां हो सकती हैं पेशेंट की, ठीक है। बट ऑब्वियसली एज एक्सपीरियंस काउंट, जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है हमारी डायग्नोसिस उतनी ज़्यादा जल्दी स्पेसिफिक हो जाती है विद एक्सपीरियंस। एंड उसमें क्या क्रीम्स लिखने हैं, सेफ क्रीम्स क्या हैं, वो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। बट येस, एज ए ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट अ गॉड, डॉक्टर्स आर नॉट गॉड, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, सो दे टेंड टू फॉरगेट। सो हमारे पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं पेशेंट की, तो अगर हमने उसकी कोई चीज़ भूल गए हैं लिखना या बताना, तो वी ऑलवेज गेट बैक टू हिम एंड टेल हिम और हर कि सर ये चीज़ ज़रा रह गई है, आप ये चीज़ ज़रूर ले लेना। नेक्स्ट टाइम जब वो फॉलोअप के लिए आएंगे, उसके बाद हम वो चीज़ उनको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। बट ऑलवेज अगर कोई चीज़ हमने एक्सप्लेन भी नहीं करी है, बिकॉज द कन्वर्सेशन हैपन्स फॉर 5-10 मिनट्स, 15 मिनट्स मैक्स, तो फिर ऑब्वियसली ऑन फोन या फॉलोअप में हम दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट्स ऑलवेज हैपन्स। And recently, with the rise of social media, creators and influencers, including us, okay, if brands reach us and हमें उनके products promote करने पड़ते हैं, ठीक है, what do you recommend to a person जो actually concerned है अपनी skin को लेके? Should they listen to these creators or influencers, or they should actually go to a dermatologist or a proper specialist for this thing? This is a very relevant question. Actually, आजकल because of the rise of social media, there is also a rise of fake skincare influencers, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, and just out of Google they have made a living out of social media, and people उनकी डिग्री पढ़ते भी नहीं है। So that's why so many doctors, dermatologists, all field doctors from every field are now on social media to educate people and actually guide them कि कौन एक्चुअली सही में डॉक्टर है, राइट? चलिए समझ लीजिए कि अगर डॉक्टर और नॉन डॉक्टर में क्या फ़र्क है। अब डॉक्टर वो है, डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट या जो भी इस फील्ड में काम करता है, डेली पेशेंट्स देखता है, उसने पहली बात उसकी डिग्री ली है, डिग्री लेने के बाद उसने उसको देखा भी है क्लिनिकल एक्सपीरियंस में, प्लस मतलब भले ही प्राइवेट हो या सरकारी में हो, लेकिन पेशेंट देखने का एक्सपीरियंस, उसके साइड इफेक्ट्स देखने का एक्सपीरियंस, उसको बार बार देखने का एक्सपीरियंस सिर्फ एक डॉक्टर को ही आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कोई भी एडवाइस कहीं भी कोई दे रहा है, सबसे पहले जाके उसकी बायो पढ़ें। बायो में अगर उसकी डिग्रियां मेंशन्ड हैं, फॉर एग्जांपल, राइट, जैसे मैं आपको स्किन का बता देता हूँ, MBBS डिप्लोमा डर्मैट या MD डर्मैट, अगर ये लिखा है क्लियरली, तो फिर ऑब्वियसली वो एक अच्छा डॉक्टर है जिसको एक्सपीरियंस है एलोपैथी का टू प्रिस्क्राइब एलोपैथिक क्रीम्स। लेकिन अगर उसने कोई डॉक्टरी का एक्सपीरियंस नहीं है, कई फार्मासिस्ट लोग होते हैं जो DRX लिख देते हैं एंड दे आर नॉट अलाउड टू डू लाइक दिस। तो आप वही हो गया कि केमिस्ट के पास जाके दवाई ले रहे हो, आप उसका बायो बिना पढ़े उसकी बात मान रहे हो। कोई उसने ऐसी क्रीम बता दी जिसमें कि बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, आपको प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करनी है, तो फिर ये बहुत ज़रूरी है डिग्री पढ़ना, उससे पूछना कि सर ये सेफ़ है। अगर उनका जवाब आया है कि हाँ ये सेफ़ है आपकी कंडीशन में, या फिर उनका जवाब आया है कि आप उनसे एक बार बात कर लो,
तो आप इसको इस्तेमाल करो। लेकिन आउट ऑफ द ब्लू जाके किसी ने जस्ट आपको सोशल मीडिया पे बता दी ये इस्तेमाल कर लो, बिफोर आफ्टर गोरे हो जाओगे 10 दिन में, इसके बिल्कुल विश्वास नहीं करना होता। इट्स ऑल अ गिमिक। आपको साइड इफेक्ट्स परमानेंट लाइफ के हो सकते हैं। एंड आप कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे एक्चुअली स्किन फेयर हो सकती है आपकी? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। लेकिन देखिए, स्किन फेयर होना लोगों की एक मिथ है। आपका स्किन टोन बेटर होता है, ओके, मतलब शेड्स में बेटर होता है। कि आप समझ लीजिए थोड़ा आपकी स्किन टैंड है, या Okay. फिर बेसिकली स्किन टाइप्स होते हैं, राइट। तो अगर आपकी स्किन पे कुछ डार्क स्पॉट्स हैं, अगर आपने उस पर कोई डीपिगमेंटिंग मॉलिक्यूल्स लाइक कोजिक एसिड या ग्लूटान, कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं उस पर, अगर आपने उसकी क्रीम लगाई, डेडिकेटेड स्किन केयर, नॉट जस्ट द मॉलिक्यूल, तो फिर आपकी स्किन की टोन बेटर होगी, डार्क स्पॉट्स इंप्रूव करेंगे। Okay. लेकिन ऐसा कोई वंडर मॉलिक्यूल नहीं है कि जो आपको, फॉर एग्जांपल वी आर एशियंस, राइट, तो कई लोगों को अफ्रीकन या फिर ऐसे कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों का फोटो दिखा के दिखाया जाता है कि आप बिल्कुल गोरे हो जाओगे। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। एक दो शेड्स बेटर हो सकते हो, बट बिल्कुल काले से एकदम से गोरे इम्पॉसिबल। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे ये टर्म बहुत ज़्यादा चलती है, अचीव कोरियन स्किन और ग्लास लाइक स्किन। फर्स्ट, इज इट एक्चुअली अचीवेबल? और दूसरी, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि क्या आपकी स्किन उससे क्लोजर हो सकती है? आप बीट लाइफस्टाइल चेंज, बीट योर फूड चॉइसेस, बीट द प्रोडक्ट्स दैट यू आर यूजिंग, क्या सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है इसके अंदर? कोरियन ग्लास स्किन जो रहता है वो सबसे बड़ा मिथ बनाया मार्केट में, उसके फिर प्रोडक्ट्स भी पुश किए गए हैं, राइट। ओके, बट ऑब्वियसली सम कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड। ओके, या दे आर वेरी गुड। इंडियन स्किन और एशियन स्किन जिस टाइप का होता है उसमें मेलेनिन ज़्यादा होता है। मेलेनिन का मतलब है कि स्किन टेंड्स टू डेवलप डार्क स्पॉट्स, ऑलराइट, राइट। तो आप अगर सन में जाओगे फॉर एग्जांपल, तो आपकी स्किन डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मेलेनिन अगर स्किन ज़्यादा बनाएगा तो। लेकिन अब आपको इसमें अगर टेंडेंसी टू डेवलप हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें आपको स्किन केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। Okay. लेकिन इंडियन स्किन जो है वो कोरियन स्किन से अलग है। राइट, तो हम अगर बार बार उनके स्किन टाइप पे ऑब्सेस होके उनकी तरह से दिखने की कोशिश करेंगे तो वो गलत है। राइट, हमें अपना स्किन टाइप एक्सेप्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात तो जानना चाहिए कि स्किन टाइप क्या है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, उसके हिसाब से आपको स्किन केयर चूज़ करना चाहिए। नॉट कि आपने कोरियन देख लिया। अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपको ओपन पोर्स तो आएंगे ही, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडियन और कोरियन, ओके। राइट। तो स्किन टाइप पता करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैन वी डू इट एट होम? या इट कैन बी डन वेरी इजीली। तो आपने अपना एक जेंटल स्किन क्लेंसर से, फेस वॉश से फेस धोया, ठीक है, और आपने 2 टिश्यू पेपर रख लिए। अब अपने फेस को आप ड्राई होने दो 45 मिनट्स टू 1 आवर। ओके, फाइन ड्राई इज गुड इनफ, राइट। अब 2 टिश्यू पेपर आपने किस लिए रखे, एक टी जोन के लिए, एक यू जोन के लिए, ठीक है। सो देन अब हमने 1 घंटे बाद जब टैप किया इस पर, ठीक है, इसमें से कोई भी टिश्यू पेपर वेट नहीं है, कोई ऑयली स्क्रीशंस नहीं आ रहे हैं, तो आपका स्किन टाइप ड्राई है, ओके, ठीक है। अगर आपका कोई एक इनमें से टी जोन में से वेट हो रहा है, तो आपका स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है, मतलब Okay. कोई एक जोन आपका ऑयली रहता है थोड़ा, राइट, आपका पूरा अगर वेट आ रहा है तो वो पूरा ऑयली स्किन टाइप हो जाता है, ओके, राइट। एंड दूसरे होता है कि अगर आपका स्किन लाल हो रहा है, आपकी रेडनेस आ रही है, कोई रैश आ रहा है, राइट, तो हो सकता है आपका स्किन टाइप सेंसिटिव हो, वो जिसमें रेडनेस Okay. ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। ऑयली स्किन में सबसे ज़्यादा हम कभी कभी ओपन पोर्स, एक्ने की टेंडेंसी ज़्यादा देखते हैं। तो ये Okay. ऑयली स्किन में भी कुछ ऐसे साइंस हैं जो दिखाई देते हैं। दिस इज Right. हाउ यू कैन एक्चुअली फाइंड योर स्किन टाइप, एंड उसके हिसाब से पूरा स्किन केयर इज डिफाइंड, ओके, रादर देन कि मैं कोरियन स्किन के पीछे भागूं, मुझे उनकी तरह ग्लास स्किन चाहिए। उनके जेनेटिक्स अलग हैं, बिल्कुल, उनके जेनेटिक्स अलग हैं, उनका मतलब उनका डाइट अलग है, उनका रहना सहना अलग है। बट इंडियन स्किन टाइप विच इज़ मोर प्रोन टू सन डैमेज एंड मोर प्रोन टू हाइपर पिगमेंटेशन, हमें स्किन टाइप के हिसाब से ही अपना पूरा स्किन केयर डिसाइड करना चाहिए। एंड वो एक आइडियल रूटीन क्या होगा या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे जिससे आप अपनी स्किन का पोटेंशियल मैक्स आउट कर सकते हो? सी मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज वाइज स्किन केयर चलता है, राइट, राइट। सबसे पहले तो आपको अपना स्किन टाइप पता कर लिया आपने। हाँ जी, स्किन टाइप पता करने के बाद अब हमारा बेसिक स्किन केयर क्या हम रख सकते हैं वो देखना है। मोस्टली हम जेंटल स्किन केयर, जेंटल क्लेंसर होता है, बोलते हैं फेस वॉश करिए। लेकिन आपकी अगर आपने स्किन टाइप देख लिया है कि यार मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ऑयली स्किन में मोस्टली फोम बेस्ड जो क्लेंसर्स होते हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट। ऐसे कुछ सैलिसिलिक ग्लाइकोलिक मॉलिक्यूल्स आते हैं जो कि एक्सफोलिएट करते हैं, ऑयल निकालते हैं, जिससे कि आपकी स्किन से एक्सेसिव ऑयल निकलेगा तो आपको अच्छा लगेगा, राइट। अगर वही ड्राई स्किन वाला यूज़ कर लेगा तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको क्या उसकी देखना और ज़्यादा चाहिए? ड्राई हो जाएगी।
उसको क्या प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए फिर? सी वही मैं बता रहा हूँ, फेस वॉश में फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसा फेस वॉश है जिसमें कि ऑयल रिमूविंग प्रॉपर्टीज है, जिसको एक्सफोलिएंट्स बोलते हैं, राइट। ठीक है। सैलिसिलिक और ग्लाइकोलिक एसिड के एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक्सफोलिएट करते हैं। Correct. तो मैं ऑयली स्किन टाइप वाले को बोलूँगा कि ट्राई टू यूज़ अ क्लेंसर जिसमें कि एक तो फोम हो, फोम से एक्सेसिव ऑयल निकलता है, और सैलिसिलिक ग्लाइकोलिक हो। लेकिन अगर सैलिसिलिक ग्लाइकोलिक वाला फेस वॉश एक मतलब समझ लीजिए ड्राई स्किन वाला है, सेंसिटिव स्किन वाला यूज़ कर लेगा, तो फिर उसमें उसको स्किन और ज़्यादा ड्राई होगी, स्किन और ज़्यादा रेड हो सकती है। तो स्किन टाइप के हिसाब से पहले तो फेस वॉश चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस वॉश आपने अपना चूज़ कर लिया, जेंटल या जो भी बेस्ड ऑन योर कंडीशंस की डार्क स्पॉट्स हैं। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको एक जेंटल मॉइस्चराइज़र रहे जो कि आपको इस्तेमाल करना है स्किन पे मॉइस्चराइज करने के लिए। अगेन बेस्ड ऑन स्किन टाइप, अगर ऑयली नहीं हो रही है तो डायरेक्ट सनस्क्रीन भी आप लगा सकते हैं। लेकिन वी जनरली रेकमेंड कि सनस्क्रीन से भी अगर आपको ड्राइनेस आ रही है तो फिर आप सनस्क्रीन से पहले मॉइस्चराइजर लगा लो, उसके ऊपर आप सनस्क्रीन लगा लो। ओके, ठीक है। एंड देन एज इवनिंग गोज कम्स बाय, आप फेस वॉश दोबारा कर लो एंड अप्लाई अ नाइट मॉइस्चराइजर। राइट। अब आपको कई सारी स्किन कंडीशन हो सकती हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, पिंपल्स हैं, उसके हिसाब से फिर स्किन केयर अलग अलग होता चला जाता है। एंड एज के हिसाब से भी सीरम्स होते हैं जो एंटी एजिंग के इंक्लूड करने चाहिए, जिससे कि आपके व्रिंकल्स थोड़े लेट आएँ, डार्क स्पॉट्स थोड़े कम आएँ। ये ज़रूरी चीज़ें विद एज जो इंक्लूड करनी चाहिए। एंड एक हेल्दी स्किन अचीव करने के लिए आपको क्या फूड चॉइसेस रखनी चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए ये ज़रूर हो आपके डाइट के अंदर, एक जनरल एवरेज, एंड हाउ ऑफन डू यू थिंक यू शुड एक्सरसाइज? सी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर बस क्रीम बता दो, एक नाइट क्रीम बता दो और मैं सही हो जाऊँगा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जानना कि आपका स्किन टाइप क्या है, जैसे मैंने समझाया। मिनिमम स्किन केयर, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये 3 चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यूज़ करना ही चाहिए। चलो मैं मिनिमम तो कर ही रहा हूँ। मिनिमम ये मिनिमम है जो हाँ आपको जी। पॉकेट फ्रेंडली है। उससे भी मिनिमम करना है तो फेस वॉश, सनस्क्रीन तो इस्तेमाल करो आप। अच्छा, हाँ, सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर से पहले आती है? सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर के बाद आती है। हाँ, ओके, राइट। Correct. सनस्क्रीन वो भी तब आती है जब आपको लगे कि आपका स्किन तब भी ड्राई हो रहा है सनस्क्रीन लगाने के बाद भी, तो Okay. तभी हम बोलते हैं कि तभी आप मॉइस्चराइजर लगा लो। नहीं तो कई लोगों को तो हम सीरम्स बोल देते हैं। सीरम्स इसलिए बहुत अच्छे आ गए हैं आजकल मार्केट में, लास्ट 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा अच्छे आ गए हैं, जिससे कि आपकी हाइड्रेशन भी हो जाए और जो एक्सेसिव ऑयल निकला है वो भी निकल जाए। तो सनस्क्रीन से पहले, मॉइस्चराइजर से पहले कई लोग सीरम्स लगाते हैं आजकल। ओके। तो बहुत फ़ायदा होता है उसमें। लेकिन आपने जो डाइट की और एक्सरसाइज की बात करी, मैं उसको ज़रा आंसर करना चाहूँगा। नो गुड स्किन इज़ अचीव्ड विदाउट अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड डाइट। नो हेल्दी स्किन। सो फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए आपका ऑक्यूपेशन है सन में जाना ही बाहर, तो आप स्किन केयर से तो आप कर लोगे, लेकिन आपका डाइट ख़राब है, आपको ऑयली स्किन है, अगर आप बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स लोगे तो आपको एक्ने बढ़ सकता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल पीसीओएस में एक बहुत कॉमन कंडीशन है जो फीमेल्स में पाई जाती है, राइट। तो अगर उनका फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट ही यही है पीसीओएस को मैनेज करने का, उसमें एक्ने एक साइन होता है जो मतलब फेस पे आता है और कहता है कि यार कुछ करना है इसका, राइट। तो अगर आप स्किन केयर करते रहोगे वापस आता रहेगा, और आप अगर अपना पीसीओएस मैनेज नहीं कर रहे हो तो फिर आपको रिजल्ट स्किन केयर से नहीं मिलेंगे। तो द फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट विच इज डिफाइंड बाय द बॉडीज कि आपको सबसे पहले तो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल करना है, एक्सरसाइज करनी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डाइट कंट्रोल करनी है। आप हाई शुगर इंडेक्स वाले फूड्स और ज़्यादा या फिर ऐसे फूड जो कि जिसमें कि मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब शुगर जो इंसुलिन स्पाइक कराए, हाँ बहुत जल्दी इंसुलिन स्पाइक करता है, राइट। हाँ, तो अगर हाई शुगर वाले, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने को आप खाओगे, अगर आपको फॉर एग्जांपल एक्ने आ रहा है, राइट, तो आपका इंसुलिन स्पाइक करेगा, जिससे कि आपके ऑयली सिक्रीशंस बढ़ेंगे और उससे एक्ने की टेंडेंसी बढ़ेगी। ओके। तो एक तो ये डाइट रिलेटेड कैसे हो गया आपकी एक्ने के लिए कि अगर आप ढंग का खाना मतलब खाओगे तो आपका एक्ने कम आएगा। दूसरा, अगर आप पीसीओएस के फॉर एग्जांपल फीमेल हैं, तो फिर आप अगर अपना वेट मैनेजमेंट ढंग से नहीं करोगे तो फिर आपका पीसीओएस कभी सेटल डाउन नहीं करेगा। हार्मोनल मिसबैलेंस की वजह से एक्ने बार बार आता रहेगा। तो दैट्स व्हाई एक्सरसाइज एंड डाइट आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर गुड स्किन। Okay. Yeah, along with And skincare. what about artificial sweeteners like stevia? Do they also spike sugar to that level, या फिर are they safe to consume? See, anything which is sweet, Okay. anything which is sweet can increase your sugar levels and can cause an insulin spike, which can ultimately lead to buildup of excessive oily secretion sebum, जो हमारे open pores होते हैं जहाँ से वो निकल के आते हैं, और आपको एक्ने फिर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं।
ओके राइट। तो कोई भी तरह का स्वीट हो, यहाँ तक कि नेचुरल स्वीट भी हुआ, आप आर्टिफिशियल की बात कर रहे हो, मैंगो का सीजन आया है, राइट, लोग बहुत ज़्यादा आम खाएंगे। अगर आप हद से ज़्यादा आम खा लोगे, जो उतना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट है, तो आपको एक्ने उससे भी बढ़ेगा। अच्छा सॉरी, थोड़ा मैं अपनी बात करता हूँ। हाँ टेल मी, लाइक मेरे को डैंड्रफ की प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती है ओके। एंड थोड़ा इच्ची स्किन भी रहती है, मतलब मेरे को लगता है मेरी स्किन ड्राई है। हाँ मैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कंज्यूम करता हूँ एक डिसेंट अमाउंट में, हाँ। फ्रूट्स कंज्यूम करता हूँ। आर दे एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सीबम इन माय हेड, और कहीं भी बिल्कुल हो सकता है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जितना भी आप जंक फूड खाओगे, कोल्ड ड्रिंक्स, जितना भी आप एनी टाइप ऑफ स्वीट इन एक्सेस लोगे, इट इज़ गोइंग टू अल्टीमेटली इंक्रीज द शुगर लेवल्स ऑफ योर बॉडी, एंड देन आफ्टर दैट आपके इंसुलिन स्पाइक से आपके एक्सेसिव ऑयली सिक्रीशंस बढ़ सकते हैं। प्लस अनदर थिंग इज देयर, आप अगर डैंड्रफ की बात कर रहे थे, अगर आप शैम्पू वैसे ही नहीं करते हो, अगर आप शैम्पू नहीं कर रहे हो, अगर एक्सेसिव ऑयल लगा रहे हो बालों में, ऑयल लगाने से क्या है, इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट। डैंड्रफ इज एक्चुअली मोस्टली कॉज्ड इन पीपल बिकॉज ऑफ अ फंगस, मलेसिसिया फरफर। तो Right. फंगस को जब आप एक वेट एनवायरनमेंट दोगे, बार बार क्लियर नहीं करोगे शैम्पू से, मतलब हम फेस वॉश तो करते हैं लेकिन बाल उतने नहीं धोते, राइट राइट। पीपल अंडर एस्टिमेट दैट मोर, तो उससे आपका डैंड्रफ बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करनी है इतनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा, शैम्पू अच्छे से करेंगे तो फिर आपका डैंड्रफ भी क्लियर रहेगा। तो वही है, केयर करना तो पड़ेगा। अगर डैंड्रफ Okay. आ रहा है तो हेयर केयर भी करिए, अगर आपको एक्सेसिव एक्ने आ रहा है तो स्किन केयर भी करिए, विद ऑब्वियसली हेल्दी लाइफस्टाइल। एक सही प्रोसीजर क्या है शैम्पू लगाने का? सी मोस्टली व्हाट आई रिकमेंड इज कि आप अगर कोई भी शैम्पू कर रहे हो, डैंड्रफ कैन बी रिड्यूस बाय एनी नॉर्मल शैम्पू एज वेल। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं स्पेसिफिक जो हम तब प्रिस्क्राइब करते हैं जब उस नॉर्मल शैम्पू से कंट्रोल में ना आए, लेकिन नॉर्मल शैम्पू भी लोग करें तो जाके कंट्रोल में आएगा ना। लोगों का क्या चल रहा है, लोग तो साबुन लगा रहे हैं। सही बात है। तो लोग तो साबुन लगा रहे हैं, राइट। सी देयर आर पीपल दोज हु टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि सर हम तो साबुन से लगा रहे हैं, मेरी स्किन ग्लो मार रही है और आप हमें ये सब बता रहे हो। सो आपको नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है दूसरों को उसकी ज़रूरत नहीं है। ट्रू, आप समझ रहे हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको एटलीस्ट बालों के साथ जो करनी चाहिए, दैट इज़ यूज़ अ बेसिक गुड शैम्पू, जो भी एटलीस्ट आप अफोर्ड कर सकते हो। बेसिक कोई भी शैम्पू हो, एटलीस्ट मैं तो ये बोल देता हूँ कि यार शैम्पू करो तो सही, क्योंकि मेन में ऐसा है कंसर्न कि वो शैम्पू करते ही नहीं है। करेक्ट। अगर उन्होंने शैम्पू करना शुरू कर दिया तो एक बार वो हेयर केयर में इंप्रूवमेंट देखेंगे, बाल कैसे इंप्रूव कर जाते हैं। बिकॉज आई एम नाउ हैविंग दिस मच लॉन्ग हेयर नाउ, सो आई नो कि शैम्पू करना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली बीइंग इन प्रैक्टिस, शैम्पू आपको अल्टरनेट डे जरूर करना चाहिए। सबसे पहली बात, अल्टरनेट डे एटलीस्ट आप करो, हफ्ते में 3 बार ही कर लो। कई लोग तो रोज करते हैं, रोज नहीं करना होता, बिकॉज उससे नॉर्मल ऑयली सिक्रीशन जो बाल के निकले वही निकल जाते हैं, स्ट्रिप्स देम ऑफ। वो नहीं करना, इट विल मेक योर हेयर मोर ड्राई। ओके। तो फिर आप कंडीशनर इस्तेमाल कर सकते हो, कई सारे हेयर सीरम्स आते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन। लेकिन कैसे करना है, आपने ये सवाल पूछा तो वो भी मैं बता देता हूँ। एट द स्टार्ट ऑफ योर बाथ, टेक मिनिमम आई गेस एज मच अमाउंट विच कम्स इनटू योर हैंड, राइट। उसको आप थोड़ा सा लादर बना के अपने रूट्स में लगाओ। अच्छा। और रूट्स में लगा के आफ्टर 5-7 मिनट्स, वंस यू आर डन विद द बाथ, एज आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ द बाथ, शैम्पू लगा दो, वॉश इट ऑफ। तो आपने 5-7 मिनट्स अगर उसको वहाँ छोड़ दिया तो इट्स गुड इनफ। अच्छा, मतलब 5-7 मिनट छोड़ना पड़ता है? यस, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ओके। मिनिमम 3-5 मिनट्स, 5 मिनट्स तो रखो आप मिनिमम उसको। जैसे स्टार्ट ऑफ द बाथ में, बाकी ये बॉडी पे अपना कर लोगे वॉश का, तो एट द एंड ऑफ द बाथ वॉश योर हेयर। तो उससे क्या है कि आपने थोड़े टाइम तक उसको रखा। लोगों क्या है, धोया मतलब लगाया धो लिया। ओके। दैट मस्ट नॉट बी हाउ इट, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका क्या कहते हैं ड्राई है तो फिर ऑयलिंग कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं विच डिपेंडिंग ऑन हेयर टाइप आपको फिर डिसाइड करनी चाहिए। ओके, लेट्स टॉक मोर अबाउट स्किन। बहुत प्रॉब्लम्स होती है टीनेजर्स के अंदर भी एक्ने की, एंड पीपल हु आर ग्रोन अप्स एज वेल। हाउ टू आइडेंटिफाई कि क्या रीजंस है उस एक्ने के, घर पर भी या फिर अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, वन थिंग। एंड दूसरी चीज़ है कि क्या मिथ्स हैं एक्ने के रिगार्डिंग, मैं उनके बारे में बात करूंगा। फर्स्ट यू कैन टॉक अबाउट द एक्ने पार्ट। सी एक एक करके जाते हैं। राइट। मिथ्स की बात आपने करी, सबसे इंपॉर्टेंट मैं तो उसको एड्रेस करना चाहूँगा। राइट। सबसे पहली बात तो ये होती है, लोगों को अपना स्किन टाइप नहीं पता होता है। राइट। वो बेचारे कुछ भी लगा रहे होते हैं, कुछ भी।
सबसे वर्स्ट जो मेरे एज अ डॉक्टर मेरे पास सबसे ज़्यादा जो आता है, वो कोई भी क्रीम केमिस्ट से उठा के लगा लेते हैं, उसमें स्टेरॉयड होता है और वो उनकी स्किन को परमानेंट डैमेज कर देता है। वो एक्ने भी कर रहा था, लेकिन उसने आपकी स्किन को इतना थिन, इतना रेड कर दिया है कि उसने आपकी स्किन पे स्कार छोड़ दिया है, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए स्किन केयर की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको पिंपल आ रहा है, जनरली कब से शुरू होता है, थोड़ा इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जनरली टीनेज जो ग्रुप होता है 14-15 साल, जब हमारे हार्मोन सबसे ज़्यादा स्पाइक में आते हैं, बढ़ते हैं, तो जैसे ही हार्मोन्स ये आने शुरू होते हैं तो वैसे ही हमारे को एक्ने आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए इनको जवानी दाने बोला जाता है, राइट। लेकिन आधे लोगों को तो ये नहीं पता होता कि यार ये तो डाइट से रिलेटेड है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं बच्चा था तो मुझे वो आइसक्रीम जो मतलब लिक्विड टाइप की आती है वो चूसना बहुत पसंद था। आई यूज्ड टू च्यू इट अ लॉट। चॉकलेट्स बहुत पसंद थे, मीठा खाना बहुत पसंद था। तो अनटिल अनलेस यू डोंट नो कि ये नहीं खाना है या खिलाना है, उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता है, तो उनको एक्ने आता रहेगा, फिर उसका स्कार बनता रहेगा, स्कार बन के चेहरा खराब हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले तो जानो कि इट्स अ नॉर्मल थिंग कि आपकी कम उम्र में शुरू हुआ है, अगर आ गया है तो उसको फोड़ो मत। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे अभी पिंपल है, हाँ जी, राइट। अब नॉर्मल लेमैन की बात बता रहा हूँ, वो क्या करते हैं, फोड़ देते हैं तुरंत। अब फोड़ दोगे तो इसका स्कार बन जाएगा, परमानेंट निशान बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा, ओके, जिसका हम ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है फिर, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले तो खुद से आप मत छेड़ो, डॉक्टर से मिलो, प्रॉपर स्किन केयर पता करो कि क्या है। आजकल तो काफ़ी नॉलेज हो गई है, सही क्रीम्स इस्तेमाल करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट का आपको पता बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप शुगर स्पाइक बार बार कर रहे हो, गलत खाना खा रहे हो, उससे एक्ने हो रहा है। पीसीओएस के बारे में बहुत ज़्यादा पता होना ज़रूरी है, क्योंकि एक्ने से आपका चेहरा इतना ख़राब हो जाता है, इतना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है लोगों का। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखेंगे रोते हैं बेचारे कि सर हम अच्छे नहीं दिखते। हाँ, तो अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है सही प्रोडक्ट्स की, और होम रेमेडीज़ भी कई सारी होती हैं आजकल सोशल मीडिया में, जो आंख बंद करके इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कौन सी हैं वो बताओ? कई सारी हैं, फॉर एग्जांपल मतलब आप भी वो बता रहे हो जो आंख बंद करके तो यूज मत करो, डॉक्टर से पूछ लो स्टिल। देखिए, अब स्किन केयर क्रीम्स तो आपको हमेशा डॉक्टर से ही पूछ के लेनी चाहिए, ठीक है, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होम रेमेडीज़ में थोड़े आ जाते हैं आजकल, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कल परसों एक रील देखी थी मोहतरमा की, वो मतलब काफ़ी सारे व्यूज़ थे, एंड पीपल लव होम रेमेडीज़, नेचुरल, मुझे बस नेचुरल चाहिए, हाँ सही सब बात कुछ है। मतलब नेचुरल होना चाहिए। तो होम रेमेडीज़ में आता है सबसे जो मुझे खतरनाक लगता है, एक तो है बेकिंग सोडा। अबे बेकिंग सोडा है, ये मैंने भी देखा है ये वाला तो। हाँ, कि गोरा कर रहा है, राइट। प्री पोस्ट पिक्चर लगा रहे हैं कि ऐसा आप हमने लगाया कुछ, मतलब और पूरा गोरा हो गया। बेकिंग सोडा के अलावा नींबू, लेमन, हाँ लेमन, डायरेक्टली आप फेस पे लगा रहे हो। तो नींबू, बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट जो हम दांत में इस्तेमाल करते हैं, उसको आप लोग एक्ने पे लगा रहे हैं। ये मैंने भी करा है मेरे हिसाब से। तो द थिंग इज, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे वर्स्ट चीज़ क्या है, ये चीज़ें जो हैं आपकी स्किन को बर्न कर सकती हैं, ओके, इरिटेट कर सकती हैं, क्योंकि स्किन बैरियर जो रहता है, जो हमारा स्किन का एक नॉर्मल फंक्शनिंग और ग्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्किन इज़ अ सेंस ऑर्गन जो कि मेंटेन करता है सारी चीज़ें। अगर आप उस पर ये सारी चीज़ें लगाना शुरू कर दोगे, स्पेशली मैं लेमन के बारे में बात करना चाहूँगा। लेमन अगर आपने फॉर एग्जांपल डायरेक्टली लगा लिया फेस पे, तो वो तो हमें लगता है विटामिन सी है उसमें, वो तो सेफ है, वो तो हमें गोरा कर देगा, वो तो हमें गोरा कर देगा, और पता नहीं क्या लेप बना के घुमा के लगा के वो लगा देते हैं। हाँ, और फिर लोग भी घर पे लगा लेते हैं, यार ये तो मेरे घर में ही पड़ा है, हाँ, राइट। तो इसमें वर्स्ट चीज़ ये हो जाती है, लेमन की मैं बात कर रहा था, कि आपको यूवी रे से डैमेज इसमें और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो आप विटामिन सी उसमें से निकाल रहे हो ना, वो प्योर विटामिन सी नहीं है। विटामिन सी या तो विटामिन सी सीरम में आपको मिलेगा, जो स्पेसिफिक मंथ्स के लिए मेंटेन कर रह सकता है। अगर आप डायरेक्टली नींबू लगाओगे तो आपकी स्किन बर्न होगी, आप सूरज में निकल जाओगे तो परमानेंट बर्न होने के बाद स्कार बन जाएगा। तो बेकिंग सोडा, नींबू, टूथपेस्ट, इन चीज़ों को टोटली अवॉइड करिए। स्टैंडर्ड की क्रीम आती है, एक क्रीम बस एक बार घर पे रखिए। आजकल तो सैलिसिलिक एसिड पैचेस भी आ गए हैं बहुत बढ़िया, जो मेकअप भी आ गए जो नॉन कॉमेडोजेनिक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानकारी होना इसलिए, और किसी का भी विश्वास नहीं करना। एक वो जो पैचेस आते हैं जब आपको एक्ने होता है उनके ऊपर वो ऐसे पैच सा लग जाता है, आर दे यूजफुल? हाँ बिल्कुल यूज़फुल है। तो दो चीज़ें आती हैं, एक तो आती है नो स्ट्रिप्स। हाँ जी, लाइक कई लोगों को नो स्ट्रिप्स बहुत पसंद है, तो अभी डोंट एडवोकेट देम, बिकॉज वो जो आप एक्सफोलिएशन करवा रहे हो उससे उसमें हार्म बहुत हो सकता है, डैमेज हो सकता है, स्कार भी बन सकता है, राइट। ओके, हाँ, तो कई लोग इस्तेमाल करते हैं उसका, वी डोंट सपोर्ट इट। उससे बेटर है कि आप थोड़े एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश यूज़ कर लो,
जो आप ओवरनाइट पैचेस की बात कर रहे हो, दे आर रियली यूजफुल। या फॉर Okay. एग्जांपल पिंपल है, अब आपका कल फंक्शन है, राइट, तो आप एक हाइड्रोक्लोराइड पैच आता है सैलिसिलिक एसिड का, वो आप अपने एक्ने के ऊपर लगा सकते हो। उससे क्या है कि उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, वो उसका एक्सेसिव ऑयल निकालेगा, उसको सेटल करेगा और एटलीस्ट कल तक के लिए और बेटर कर देगा। ओके ओवरनाइट सोल्यूशन दे आर सेफ, दे आर एब्सोल्युटली सेफ, बट वो ढंग की कंपनी का भी यूज़ करना इंपॉर्टेंट होता है। ओके So that's why always do the research before applying anything on your skin. अनदर थिंग अबाउट एक्ने, जैसे हम तो आपने बात करी यूथ की, राइट? लड़कों के अंदर बहुत ज़्यादा वो रहता है कि अगर आप किसी के चेहरे के ऊपर एक्ने देख लेते हो उस टाइम पे, तो हम यही बोलते हैं कि यार ये तो मास्टरबेशन की वजह से हुआ है। हाँ, कोई रिलेशन है मास्टरबेशन का और एक्ने का? नहीं कोई रिलेशन नहीं, कोई No. रिलेशन नहीं है। नो रिलेशन एट ऑल। आपने जब मास्टरबेशन शुरू करी है फॉर एग्जांपल, राइट, तो बेसिकली उसी एज में एक्ने हो रहा होता है, हाँ राइट। जनरली व्हेन बॉयज, हाँ यार ये तो सोचा ही नहीं था मैंने। so as I told you, it's जवानी दाने, हाँ right. सही बात है, they come in your teens, right? करेक्ट। तो जब हम whenever you know guys start masturbating, so they relate a lot of things to that, कि उनकी शायद एनर्जी कम हो जाएगी, या उनको एक्ने आ जाएगा, या उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, कुछ ऐसी दकियानुसी बातें होती हैं। सब कुछ लेना देना नहीं है, बॉडी का अपना नॉर्मल एक मैकेनिज्म है जिससे कि आपकी हाइट बढ़ेगी, जिससे कि आपकी एक्ने आएगा, राइट, अपनी मैकेनिज्म है। मास्टरबेशन इज नॉट रिलेटेड टू दैट। अगर आप मास्टरबेशन करोगे, आपकी आपको एग्जॉशन जरूर आएगा, एग्जॉशन इन द सेंस कि अगर आप यू आर डूइंग इट इन्यूमरेबल टाइम्स इन अ डे, सो या अगर आपके हाथ गंदे हैं, फॉर एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके हाथ गंदे हैं और अगर आपने छू दिया उस गंदे हाथ से अपने फेस पे, तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस है, उससे एक्ने हो सकता है, राइट राइट। बट बिकॉज ऑफ मास्टरबेशन इट्स नॉट रिलेटेड एट ऑल टू एक्ने। ओके Yeah. एंड लेट्स टॉक मोर अबाउट पीपल हु हैव एक्ने। क्या उनका गो टू रिस्पॉन्स होना चाहिए लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए? फर्स्ट रिस्पॉन्स जो कि वो इमीडिएटली एक्शन ले भी सकते हैं, व्हाट दे शुड डू? सी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज आई सेड, स्किन केयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Right. अगर आप कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट गलत प्रोडक्ट्स तो मत लगाओ। सबसे पहले तो Nice. जाके आप अपनी मम्मी के पास जाते हो, मम्मी मुझे कुछ लगा दो क्रीम, राइट। तो डोंट जस्ट अप्लाई एनी क्रीम ऑन योर फेस। उस क्रीम पर सबसे पहले आप लेबल पढ़िए, उसमें अगर नॉन कॉमेडोजेनिक लिखा है, नॉन कॉमेडोजेनिक, इसका क्या मतलब होता है? नॉन कॉमेडोजेनिक का मतलब होता है कि जो पिंपल नहीं करेगा। अच्छा ठीक, ठीक है। कॉमेडोन इज अ टाइप ऑफ पिंपल ओनली। तो जिन प्रोडक्ट्स में नॉन कॉमेडोजेनिक लिखा है वो आप अपने फेस पे इस्तेमाल करो। ओके अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो मॉम का भी इस्तेमाल कर रहे हो, डैड का, सिस्टर का, किसी का भी इस्तेमाल कर रहे हो, या कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, ऑलवेज यूज अ प्रोडक्ट विच इज़ नॉन कॉमेडोजेनिक, जो पिंपल ना करे। दूसरा, एज आई सेड, अगर स्किन केयर शुरू कर दोगे तो एक्ने का कंट्रोल बेटर आएगा, राइट। एंड एज आई एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कोई भी मतलब किसी भी क्रीम को आँख बंद करके नहीं लगाना है, तो इससे अच्छा बेटर मत लगाओ। अपना डाइट बेटर करो। डाइट में जैसे एज आई अर्लियर टोल्ड, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स जो मतलब शुगर स्पाइक करते हैं वो उतने नहीं लेने हैं, राइट। तो थोड़ा सा इन पे आप ध्यान दो एंड बी अवेयर कि हमें फोड़ना नहीं, क्योंकि अगर आप फोड़ोगे तो स्कार बनेगा। एक और चीज़ भी मैंने देखी है डॉक्टर, लोग ना वो डर्मा रोलर आता है, शायद माइक्रो नीडलिंग कहते हैं उसको, Yeah. क्या ये एक्चुअली वर्क करते हैं, गिमिक ही है ये? सी, डर्मा रोलर डेफिनेटली वर्क्स, ठीक है। Okay. It's a excellent tool which is used even by doctors in their clinics and for acne scars। साथ ही साथ कोई पुराने निशान हैं और पिगमेंटेशन में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है तो माइक्रो नीडलिंग काफ़ी अच्छी होती है। खुद Right. करनी चाहिए ये? बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, खुद नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ज़रा। वो इसलिए क्योंकि उसमें होते हैं नीडल्स, राइट। अब आजकल कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि माइक्रो नीडलिंग को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि घर पे कर रहे हैं, राइट। तो आप जो भी चीज़ अगर घर पे शुरू कर दोगे जो कि आपको ढंग से नहीं पता है, राइट। तो आपकी स्किन में परमानेंट निशान बनने के चांसेस, क्योंकि है तो वो नीडल्स, अगर आप ज़्यादा घुमा दोगे तो उससे पिंपल्स के बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, गड्ढे बन सकते हैं, निशान बन सकते हैं जिस तरह से आपने किया है, ज़्यादा फोर्स लगा कर लिया। तो उसकी एक स्पेसिफिक तरीका होता है करने का, और एज डॉक्टर्स वी डोंट एवर सपोर्ट इट बिकॉज वो क्लिनिक प्रोसीजर है। तो अगर आपको घर पे करना है तो आप स्किन केयर करो, राइट। हेयर पे भी लोग हेयर लाइन पे डर्मा रोलर चला रहे हैं, हाँ, काफ़ी लोगों ने प्रचार फैला दिया है कि माइक्रो नीडलिंग से अब आपको मतलब हेयर लाइन बेटर हो सकती है। हाँ, वो बेबी हेयर आने शुरू हो जाएंगे आपके। हाँ, तो उससे होता है, दैट्स ट्रू। बट लेकिन अगर आप खुद से करोगे तो द वर्स्ट पार्ट इज कि अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर करो। अगर आप फॉर एग्जांपल मेरे पास एज अ पेशेंट आए हो क्लिनिक में,
तो मैं आपको अगर बोलूँगा भी करने का, तो पहली बात तो बोलूँगा यार मेरे पास ही लाके करवा लो, मैं ही कर देता हूँ, राइट? खुद से मत करो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप करोगे, आपको करते हुए कोई और देखेगा और फिर वो शुरू हो जाएगा। आपको तो ज्ञान पता है कि आपको कैसे करना है, करेक्ट, राइट, लेकिन उसको नहीं पता है। तो इसलिए वी एज डॉक्टर्स डोंट सपोर्ट कि आप डर्मा रोलर या माइक्रो नीडलिंग घर पे करो, क्योंकि उससे फ़ायदे हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं अगर आपने उसको ढंग से नहीं किया तो। ओके, इट्स बेटर कि आप डॉक्टर से करवाओ, क्लिनिक पे करवाओ, नॉर्मल स्किन केयर अच्छे से फॉलो करो घर पे, रादर देन यूजिंग अ डर्मा रोलर। मैंने ऐसी एक वीडियो देखी थी जिसमें कि मैडम प्रॉमिस कर रही हैं कि आप अपने फेस पर सिर्फ ये फेस पैक लगा लो, नेचुरल डिराइव्ड, और आपके 7 दिन में व्रिंकल्स गायब हो जाएंगे। इट्स इम्पॉसिबल। अगर फॉर एग्जांपल आपकी 50 एज हो गई है, व्रिंकल्स आना नॉर्मल है, ऑब्वियसली, राइट, तो आप एकदम से 20 साल के नहीं दिखोगे जस्ट बाय यूजिंग होम रेमेडीज। एंड बॉलीवुड एक्टर्स एंड लॉट ऑफ celebrities like Kim Kardashian, she has undergone a lot of cosmetic procedures, of course, which is prevalent, सारी दुनिया को पता है। बट आप दुनिया को बोलोगे कि नहीं, आई जस्ट एक्सरसाइज एंड यूज होम रेमेडी, मैं बस पानी पीते हूँ, उसको दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट। तो कि कोई भी शर्म नहीं है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि आपने कोई प्रोसीजर कराया है, बिकॉज दुनिया करा रही है, दुनिया में अवेयरनेस है। सो डोंट फॉल फॉर फॉल्स गिमिक्स। आपको अपनी एज के हिसाब से सही स्किन केयर शुरू करना चाहिए। अगर आपको लगता है व्रिंकल्स आ गए हैं तो फिर रिवर्सिबल, एज यू सेड, पूरा पॉसिबल है बाय यूजिंग द राइट ट्रीटमेंट, पर उसके लिए आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और रादर देन जस्ट ट्रस्टिंग एनीवन ब्लाइंडली। ओके, एंड अगर आपकी स्किन खराब हो रही है एंड आपने अपनी डाइट तो अच्छी इंप्रूव कर ली है, लाइफस्टाइल भी अच्छा कर रहे हो, व्हाट ऑल सप्लीमेंट्स डू यू थिंक आर नेसेसरी जो कि आपकी स्किन के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं? One thing, and what is the fuss about collagen in the market? Okay, देखिए, अब the thing is, as the social media is progressing, everyone is now getting aware, Right. सबको natural supplements चाहिए जिनसे कि वो यंग दिख सकें, right? तो there is no alternative first of all for healthy lifestyle and diet, Right. ये मैं आपको क्लियर बता दूँ। दूसरा स्टेप आता है, आप स्किन केयर करो। स्किन केयर करोगे, ढंग के प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, लाइक फॉर एग्जांपल सम मॉलिक्यूल्स लाइक विटामिन सी, रेटिनॉल, ये डिले करते हैं एजिंग को। सनस्क्रीन लगाओगे तो उससे एजिंग डिले होगी। यहाँ पे स्टडीज प्रूवन है कि अगर आप सनस्क्रीन लगाओगे, देयर वाज अ स्टडी जिसमें कि एक ट्रक ड्राइवर एक तरफ वो सनस्क्रीन लगाता था और एक तरफ वो सनस्क्रीन नहीं लगाता था, राइट। एक तरफ वाली जो उसकी साइड थी वो पूरी यंग दिखती है और दूसरी वाली साइड पे काफ़ी व्रिंकल्स आ गए हैं क्योंकि वो सन एक्सपोजर में था। तो क्लियर कट फोटो है कि आप स्किन केयर करोगे तो आपकी एजिंग तो डिले फॉर श्योर होगी। ओके, राइट। नाउ लेट से एक स्पेसिफिक एज पे आके अब आपको स्किन केयर भी कर लिया, लेकिन अब एजिंग साइंस दिखने लग गए हैं। एजिंग साइंस में क्या होता है, व्रिंकल्स दिख रहे हैं, डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं, और मतलब थोड़े से आपके अब चमड़ी जो है नीचे लटकना शुरू हो गई है। Okay. तो यू हैव डेवलप्ड दैट। तो अब आपको सप्लीमेंट्स जो सबसे कॉमनली लेने चाहिए, विच वी ऑल्सो सपोर्ट, इज़ कि आप ऑब्वियसली जो भी आपके नॉर्मल मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, विटामिन सी है विच इज़ वेरी कॉमन, एंटी एजिंग, बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। ग्लूटाथायोन भी, विच इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट। कोलाजन, एज यू आस्क्ड, इज ऑल्सो अ ह्यूज मॉलिक्यूल दीज डेज। नॉट ओनली जस्ट एजिंग, मेरी एज के लड़के को भी ये कंज्यूम करना चाहिए ना? सी अगेन आई विल से, आई विल रीफ्रेज इट। ओके, द थिंग इज, आपको कोई भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अगर करना है, सबसे पहले आप उसका न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी टेस्ट कराओ। ओके, राइट। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी टेस्ट कराओगे आप, अगर वो डेफिशिएंट आता है तो देन उसके बाद आप उसको कंज्यूम करो। ओके, लेकिन इन जनरल कौन से आप यूज़ कर सकते हो, ग्लूटाथायोन ओरली सेफ टू बी कंज्यूम्ड कर सकते हैं। करता क्या ये? ग्लूटाथायोन इज एन एंटीऑक्सीडेंट, बेसिकली स्किन टोन बेटर करता है। जब तक आप यूज़ करते हो तब तक काफ़ी अच्छी रहती है, इम्यूनिटी भी इंप्रूव करता है। राइट। इट वॉज एक्चुअली अ वंडर मॉलिक्यूल जो कि लिवर पैथोलॉजी में इस्तेमाल हो रहा था, और पेशेंट्स जिनमें दिया जा रहा था लिवर पैथोलॉजी में, उनको लिवर पैथोलॉजी थी। ओके, तो उनमें पाया गया कि इनकी तो मतलब इनकी स्किन टोन इंप्रूव हो रही है। अच्छा, सो ये बायो प्रोडक्ट है उसका, ग्लूटाथायोन का? इट वाज सडन डिस्कवरी, उसके बाद ये मॉलिक्यूल ग्लूटाथायोन आ गया कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। अच्छा, कि ये तो इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी भी इंप्रूव करता है। ओरल सप्लीमेंट्स होते हैं, आईवी भी दिए जाते हैं, लेकिन एट द एंड इट इज़ नॉट यूएसएफडीए अप्रूव्ड। इसके एंटी एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। ओके, ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट, ऑलवेज डू यू नो कि आपको सेफ ग्लूटाथायोन मॉलिक्यूल्स जहाँ से भी आप ले रहे हो, क्वालिफाइड जगह से ही लो, जहाँ पर प्रॉपर अच्छे ब्रांड्स हो। कोलाजन के बारे में बात कर लेते हैं। कोलाजन जो आपने पूछा, सी कोलाजन इज अनदर यू कैन से मॉलिक्यूल जो कि आजकल काफ़ी चल रहा है। लेकिन कौन से कोलाजन ओरल सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए? सबसे ज़्यादा जो है वो कोलाजन पेप्टाइड है, जो कि हाइड्रोक्सिलाइज्ड कोलाजन होता है,
जो कि इजीली डाइजेस्टेबल होता है। राइट। सबसे कॉमन वही है जो लोग लेते हैं आजकल, तो आप ले सकते हो, वैसा कुछ नहीं है, राइट। इट्स अ सेफ मॉलिक्यूल टू बी कंज्यूम, बट आई वुड अगेन से आप सारे सप्लीमेंट्स लो, लेकिन फर्स्ट स्टेप आप जो आपको लेना चाहिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल एंड डाइट। अंटिल यू डोंट हैव हेल्दी लाइफस्टाइल एंड डाइट, यू जस्ट कीप पॉपिंग इन सप्लीमेंट्स, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो ये गिमिक नहीं है कोलाजन, इट See, वर्क्स। इसकी स्टडी जो है इट इज नॉट येट एस्टैब्लिश्ड, ओके आई विल बी ऑनेस्ट विद दैट, ओके इट इज नॉट येट एस्टैब्लिश्ड, बट दोज कोलाजन मॉलिक्यूल्स जो कि कंज्यूम करे जा सकते हैं वो मैंने आपको बताया, विच आर सेफ। तो Perfect. ऑलवेज कंज्यूम फ्रॉम रेप्यूटेड ब्रांड्स ओनली। ओके। आपने भी कॉन्वर्सेशन के बीच में आईवी थेरेपी के बारे में बोला था, हाँ, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज इट रिलेटेड टू इंजेक्टिंग सप्लीमेंट्स डायरेक्टली इनटू योर बॉडी? यस। ओके, एंड ये किनको करवानी चाहिए? जिनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, सबसे पहली बात, तो वो ओरल उससे नहीं हो सकती? ओरल भी ले सकते हैं, ओरल भी ले सकते हो आप, ओरल भी काम करता है अच्छा, राइट। बट आईवी की बायोअवेलेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, अब्जॉर्प्शन बेटर होती है? हाँ, ओके। थोड़ा फास्टर होता है एंड लिटिल मोर एक्सपेंसिव, डेफिनेटली। ग्लूटाथायोन इज एन एक्सपेंसिव मॉलिक्यूल, बहुत फेमस है आजकल, स्किन क्लिनिक्स में बहुत लोग कराते हैं, बट पेशेंट को ये मतलब काउंसिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इससे बिल्कुल मतलब आपका बिल्कुल गोरे काले से गोरे नहीं हो गया, आप आपकी स्किन टोन बेटर होगी, आपके डार्क स्पॉट्स कम होंगे, आपकी स्किन ज़्यादा फ्रेश लगेगी। तो बस ये है, और कई लोगों को हो सकता है इसके रिजल्ट्स ना भी आए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि 100% सक्सेस रेट है, राइट। सो आपको जब आप लोगे तभी पता लगेगा कि ये कितना इफेक्टिव है। ओके। या एंड आजकल अब जैसे समर्स आ रही हैं, या ठीक है, वुड यू रिकमेंड टू पीपल जो कि बाहर अंदर जा रहे हैं ज़्यादा, सनस्क्रीन के अलावा उन्हें क्या केयर करनी चाहिए अपनी, जो कि उनको ऐसे कोई ऐसे एक्स्ट्रा टैनिंग या स्किन बर्न ना हो, या फिर जो यूवी रेज है उससे ज़्यादा स्किन डैमेज ना हो? व्हाट एक्सेप्ट फॉर सनस्क्रीन दैट दे कैन डू? सी आई रिसेंटली, बहुत सही सवाल पूछा आपने, आई रिसेंटली वेट ऑन अ ट्रैक टू माउंटेन्स, हाँ जी। ठीक है। सन डैमेज वहाँ पे भयंकर था, हाँ, राइट। बट सनस्क्रीन लोग एक बार लगा रहे थे, दोबारा नहीं लगा रहे थे, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर एनीवन आइदर इन प्लेन्स और आइदर इन माउंटेन्स इज कि आपको सनस्क्रीन रीअप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सनस्क्रीन कुछ ही टाइम में डिसइंटीग्रेट कर जाता है। कितनी देर में? यू कैन से विद इन 2 to 3 hours, 2 hours में ये मुश्किल काम है। तो मुश्किल तो है, हाँ, obviously, right, right. and it will be also expensive on your pocket. Right. तो but sunscreen is the foremost important thing जो कि आपको लगानी ही चाहिए। वो मॉइस्चराइज भी करेगा, आपको यूवी बेस से बचाएगा भी, तो एक अच्छा सनस्क्रीन इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, सनस्क्रीन लगा के आप खुल्ला धूप में खड़े नहीं हो सकते कि भैया मैंने तो सनस्क्रीन लगाया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आप सन प्रोटेक्शन गियर भी रखो, जिस मीन्स गुड हैट, fully covered clothes, as much as you can cover your arms as well, hands as well. तो जितना आप कवर करोगे, और लाइक फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला हो गया, which is very important, तो ये सारी चीज़ अगर आप करोगे तो आपका ऑब्वियसली जो सन डैमेज है वो सब और कम होगा। एक अच्छी सनस्क्रीन कैसे चूज करते हैं? सी, एक गुड सनस्क्रीन इज ऑलवेज फर्स्ट चूजन एज पर योर स्किन टाइप, ओके, राइट। हर सनस्क्रीन हर किसी को सूट नहीं करता है, राइट। तो सबसे पहले तो सनस्क्रीन के आप लेवल पढ़ो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है यूवीए यूवीबी दोनों टाइप ऑफ यूवी रेस से प्रोटेक्ट करे। ओके। फिर एक आता है पीए रेटिंग, वो मिनिमम 3+ होनी चाहिए, राइट। तो वो और अच्छा हो जाता है। और भी अच्छा सनस्क्रीन होता है जो कि क्या कहते हैं, एक तो मैंने ब्रॉड स्पेक्ट्रम बता दिया आपको, और एक वाटर रेजिस्टेंट हो। वाटर रेजिस्टेंट का मतलब है कि एटलीस्ट आपको अगर स्वेट आए तो वो थोड़ा सा आपके ऊपर रहे, ओके। एंड कई सारी चीज़ें होती है। स्किन टाइप जो मैंने बताया आपको, जनरली जेल बेस्ड सनस्क्रीन जो रहते हैं वो थोड़े से थिन रहते हैं, लोशन बेस्ड सनस्क्रीन, तो वो आपको ज़्यादा कम स्वेट कराएंगे। थोड़े से क्रीम बेस्ड वाले ड्राई स्किन वाले को सूट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपको सूट ना करे। तो आपको सनस्क्रीन जो है स्किन टाइप के हिसाब से चूज करना चाहिए, इसलिए स्किन टाइप पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कितना मिनिमम एसपीएफ है? जैसे अभी हम दिल्ली में हैं, या क्या एसपीएफ होना चाहिए? आई फॉरगॉट टू टेल यू द एसपीएफ फैक्टर। एसपीएफ 30+ अगर है तो अच्छा सनस्क्रीन है। ओके। हम इन जनरल रीएप्लीकेशन पे ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, ओके। तो SPF 50 इज़ द बेस्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट अगर आप थोड़ा और पॉकेट फ्रेंडली जाना चाहते हो तो एटलीस्ट 30 तो इस्तेमाल करो। आप 30 पे जाओगे तो फिर आप 50 पे भी आ जाओगे। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि करना तो शुरू करोगे स्किन केयर। सो
दिस इज हाउ यू मस्ट चूज योर सनस्क्रीन. परफेक्ट डॉक्टर, अभी आपने जैसे सनस्क्रीन के बारे में बोला, है तो ये भी एक प्रोडक्ट ही है, ठीक है, इसके अंदर भी कोई मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं जो कि शायद जिनका बैड इम्पैक्ट हो सकता है हमारे स्किन पे. मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर बताया गया था कि सनस्क्रीन कैन ऑल्सो कॉज कैंसर. ये बात कहाँ तक सच है? देखिए ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, राइट. सब लोग जब भी आप ये वीडियो देखते हैं, मैंने भी वीडियोस देखी हैं, आपने एक देखी है, मैंने तो कई सारी देखी हैं, राइट. तो जो भी इसके बारे में बात कर रहा है वो एक USFDA की एक स्टडी है. USFDA इज़ द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन US का, जो ऐसी स्टडीज़ कंडक्ट करता है. तो इस स्टडी में ये पाया गया था कि कुछ मॉलिक्यूल्स थे कुछ सनस्क्रीन में जो कि ब्लड स्ट्रीम में थोड़े लेवल्स हायर थे उनके, राइट. एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर लिटरली कार्सिनोजेनिक, मतलब कैंसर कर सकते हैं, राइट. तो उन मॉलिक्यूल्स को फिर उन्होंने जब टेस्ट में देखा पाया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ इसकी मात्रा बॉडी में बढ़ी हुई है, ब्लड में बढ़ी हुई है. लेकिन उस स्टडी के एंड में ये भी लिखा गया है कि दिस स्टडी डजंट एट ऑल मीन कि यू मस्ट स्टॉप यूजिंग सनस्क्रीन्स, राइट. लोगों ने सिर्फ वो ऊपर का पढ़ा फिर से और फिर उसका हुआ बना दिया. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, पूरी स्टडी आप पढ़ो अच्छे से. उसमें ये क्लियरली मैंशनड है कि ये मॉलिक्यूल्स कुछ हैं जो कि एक्स्ट्रा मात्रा में पाए गए हैं, प्लस उस स्टडी की खुद लिमिटेशन है, ठीक है. कि ये स्टडी थोड़े कम लोगों में करी गई, इंडोर्स में करी गई, स्किन टाइप को उसमें नहीं देखा गया. स्किन टाइप कई सारे लोगों का डिफरेंट होता है, तो उसमें मेलानिन अब्जॉर्प्शन अलग अलग हो जाएगा, UV रेज का भी अलग बहुत बड़ा फैक्टर होता है. लेकिन मैं आपको बस इतना शॉर्ट में बताता हूँ दैट सनस्क्रीन के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आपको लगते हैं कि यू नो दीज आर नॉट सेफ, क्योंकि USFDA में लिखा हुआ है 3-4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो देयर आर सर्टेन अदर टाइप ऑफ सनस्क्रीन जिनमें मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं है, राइट. उसमें 1-2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीबेंजोन है और 3-4 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मतलब आपको देखने चाहिए. बट इसमें मिनरल सनस्क्रीन आते हैं. मिनरल सनस्क्रीन में बिल्कुल कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होता है, तो आप मिनरल सनस्क्रीन खरीदिए. लेकिन अगर आप इसको ये बता के हुआ बना के भेजोगे दुनिया को कि अगर आप सनस्क्रीन यूज़ करोगे तो स्किन कैंसर हो जाएगा, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड एक्चुअली इट्स अ क्राइम. सनस्क्रीन तो एक्चुअली हमें UV रेस की डैमेज से बचाता है. हाँ वही मैंने भी यही सुना था. तो अगर आप सनस्क्रीन लगाओगे तो आपको तो बल्कि UV रेस से डैमेज बचेगा, आपको स्किन कैंसर होने के चांसेस कम होंगे रादर देन आपका स्किन कैंसर का चांस बढ़ेगा. ओके. तो इस मिथ पे बिल्कुल भी विश्वास मत करिए. जो भी ऐसा बोल रहा है उनको हाथ जोड़िए, खुद वो USFDA की स्टडी है, जाके खुद पढ़िए, उसमें क्लियरली मेंशन है. एंड अगर मैं घर के बाहर नहीं जा रहा हूँ, घर बैठा हूँ, वर्क फ्रॉम होम है मेरा, तो भी मुझे सनस्क्रीन लगानी चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए, बिकॉज द थिंग इज UV रेस के सोर्सेज जो हैं, जो हमारे आजू बाजू में हैं, जो स्क्रीन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, TVs हैं, जो LEDs हैं, जो लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं, जो हम घर में लगाते हैं, लाइट तो सबसे आ रही है, राइट, UV रेस. तो आपको ये देखना चाहिए कि आप इंडोर्स सनस्क्रीन ज़रूर लगाओ. कई लोगों का होता है कि विंटर में नहीं लगाना है, फॉग में नहीं लगाना है, ऐसा नहीं है. आपको हमेशा लगाना चाहिए सनस्क्रीन. लेकिन हाँ, ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हो. जब आप बाहर हो तो मे बी 2-3 घंटे में लगा लो, जब आप इंडोर हो तो 4 घंटे में लगा लो. ओके. एंड व्हाट अबाउट दोज एंटी एजिंग क्रीम्स जो मार्केट में मिलती हैं, उससे फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है. देखिए अब एंटी एजिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम पहले बात कर रहे थे, ग्लूटाथायोन है, उसके मतलब एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट. विटामिन C है, विटामिन C अगर आप सीरम्स में लगाओगे तो फिर आपको UV रेस से प्रोटेक्शन होता है, राइट. इट्स अ वेरी एक्सीलेंट मॉलिक्यूल जो आपका स्किन टोन भी बेटर करता है. रेटिनॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस. रेटिनॉइड्स के मॉलिक्यूल्स हैं जो सबसे ज़्यादा एंटी एजिंग में सबसे ज़्यादा क्रेजीली आजकल फेमस हैं. करते हैं ये, मतलब बेसिकली क्या है, सबका काम अलग, मैकेनिज्म अलग अलग है, राइट. कोई स्किन टर्नओवर बढ़ा रहा है, जैसे रेटिनॉइड्स हैं, स्किन टर्नओवर बढ़ाते हैं. स्किन साइकिल जो होती है उसका एक स्पेसिफिक डेज होते हैं. जब आप रेटिनॉल वगैरह या रेटिनॉइड्स इस्तेमाल करते हो तो फिर वो स्किन टर्नओवर का ड्यूरेशन बढ़ जाता है. तो जितनी जल्दी डेड सेल्स निकलेंगे आपके ऊपर से, स्किन के टॉप मोस्ट लेयर से, उतनी आपकी स्किन फ्रेश दिखेगी, उससे एक्ने भी कम हो जाता है. और विटामिन C एंटी एजिंग, ग्लूटाथायोन में भी मतलब डीपिगमेंटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं. तो ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप इस्तेमाल करोगे सही एज पे तो फिर आप अपनी रिंकल्स और अपने फाइन लाइंस, डार्क स्पॉट्स को डिले कर सकते हो. मैं जैसे 24 साल का हूँ, तो आपको मेरी स्किन को देख के लगता है कि यूज़ करना चाहिए रेटिनॉल? बिकॉज अगर कोई वीडियो हम देख लेते हैं ना, हमको लगता है कि यार हमें तो इसकी ज़रूरत है, मुझे एजिंग से बचना है, तो क्या मुझे अभी से स्टार्ट करना चाहिए? सी, आपको एक बेसिक सा फंडा बताता हूँ. अगर आप 18 से 20s में हो तो आपको सिर्फ, मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, जब वही एज होती है, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, तो उसमें आपको सबसे पहले तो स्किन टाइप के हिसाब से अपना बेसिक स्किन केयर शुरू कर देना चाहिए. फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, ये 3 चीज़ें तो आप मिनिमम स्टार्ट कर दो, राइट. अब जैसे ही आप 24-25 हिट करना शुरू कर देते हो ना, तो आपकी थोड़ी सी स्किन साइकिल के डेज बढ़ने भी शुरू हो जाते हैं. जिसमें कि मतलब है कि
अगर स्किन साइकिल के डेज बढ़ने शुरू हो जाएंगे एज उम्र के साथ, एजिंग शुरू हो जाएगी तो लाइंस आने शुरू हो जाएंगे। राइट। तो अब इज़ द राइट टाइम टू इनकॉर्पोरेट एंटी एजिंग सम एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल, जैसे कि विटामिन सी हो गया। अगर रात को अगर आप रेटिनॉल यूज़ कर लोगे तो वो भी चलेगा, यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सीरम्स के फॉर्म में आता है ओवर द काउंटर, लेकिन उसको सही तरीका लगाना बहुत ज़रूरी हो। कई कुछ लोगों की स्किन ड्राई हो सकती है उससे, लेकिन तो फिर वो है कि आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। इनकॉर्पोरेट तो आपको 24-25 ऑनवर्ड्स बिल्कुल यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए। तो इसके हार्मफुल साइड इफेक्ट्स हैं यूज़ करने के? देखिए द थिंग इज, मैंने जैसे बार बार बोल रहा हूँ, स्किन टाइप के हिसाब से यूज़ करिए। ओके। राइट। विटामिन सी कभी कभी अगर एक्ने प्रोन स्किन में हम यूज़ करते हैं तो उसमें एक्ने बढ़ सकता है। ओके। राइट। तो इसलिए स्किन टाइप अगर आपको पता नहीं होगा, आँख बंद करके यूज़ करना शुरू कर दोगे तो हो सकता है आपको ढंग से मतलब वो ना सूट करे। रेटिनॉल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, लोग दिन में लगा के बाहर निकल जाते हैं, तो आप दिन में लगा लोगे तो स्किन बर्न होने के चांसेस हैं। तो इट्स अ मॉलिक्यूल टू बी अप्लाइड ओनली इन द नाइट। तो ये चीज़ें हैं, सही तरीका इस्तेमाल आना चाहिए मॉलिक्यूल को यूज़ करने का अलॉन्ग विद द सनस्क्रीन। देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ फॉर सनस्क्रीन इन डे टाइम। ओके। एंड आप बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं इन बेसिक प्रोडक्ट्स के बारे में कि ये तो होने ही चाहिए। व्हाट अबाउट क्रिएटर्स एंड पीपल हु आर इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? उनका बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ होता है फेशियल्स या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हार्मफुल हो सकते हैं। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स जो इस लाइन के अंदर है, या फिर स्पेसिफिकली मैं कहूँगा फीमेल्स की बात करूँगा जो इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं इफ़ यू आर अंडरगोइंग फेशियल एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ हार्मफुल केमिकल्स ऑन योर फेस? सी, आपने जैसे फीमेल्स की बात करी, मुझे तो लगता है मेल जनता है उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किन केयर करना, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। वो लोग सिर्फ साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। राइट। तो आई एम द बिगेस्ट सपोर्टर कि यार प्लीज स्टार्ट यूजिंग सनस्क्रीन्स, स्टार्ट यूजिंग बेसिक स्किन केयर तो शुरू करो एटलीस्ट। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि डूज एंड डोंट्स क्या है। फीमेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपने सवाल पूछा है। फीमेल्स आर वेरी वेरी लाइक अवेयर नाउ, स्किन केयर मुझे अच्छा दिखना है, ब्यूटी, तो फिर ऑब्वियसली स्किन केयर भी अच्छे से करेंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो एज आई सेड, स्किन टाइप के हिसाब से आप स्किन केयर शुरू करो। राइट। फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन इज अ बेसिक थिंग। लेकिन अगर आपको मेकअप ज़्यादा करना पड़ता है, राइट, तो डबल क्लेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डबल क्लेंसिंग का मतलब होता है आपने मेकअप के कई सारे लेयर्स लगाए हैं, अब रात को वापस अपने घर आए हो, आपने अगर मेकअप नहीं उतारा, उस मेकअप में कोई भी कॉमेडोजेनिक प्रॉपर्टीज होंगी जो पिंपल कर सकता है, डार्क स्पॉट्स कर सकता है, आपके पोर्स को क्लॉग कर सकता है, तो आपको एक्ने बढ़ सकता है। राइट। तो उसको डबल क्लेंस करने का मतलब है 2 बार फेस वॉश इस्तेमाल करो और धो। तो फिर उसको क्लीन करके सोना बहुत ज़रूरी है। आपके मतलब और ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कि जहाँ आप सोते हो वो बेड पिलो कवर चेंज करो अपने। फॉर एग्जांपल मास्क, आप कई लोग आजकल पॉल्यूशन की वजह से इस्तेमाल करते हैं, वो मास्क को आप फ्रीक्वेंटली चेंज करो। तो हाइजीन जितना ज़्यादा आप रखोगे स्किन केयर के साथ, हेयर केयर के साथ, तो फिर उतना आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो लोग मोटे हो रहे हैं या फिर एकदम से मोटे से पतले हुए हैं तो उनकी बॉडी में ना स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, उसे रिवर्स किया जा सकता है? सी, स्ट्रेच मार्क्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड, बट डेफिनेटली उनकी अपीयरेंस बेटर हो सकती है, मतलब वो लाइट हो सकते हैं। या तो सबसे बेस्ट स्ट्रेच मार्क्स का जो ट्रीटमेंट रहता है, दैट कैन ओनली बी डन इन द इनिशियल स्टेजेस, जब वो स्ट्रेच मार्क बना है। स्ट्रेच मार्क क्या है? एक स्कार है। आपने बॉडी में एक्सेसिव वेट लॉस किया या वर्कआउट किया, या फिर आपकी एज मतलब बड़ी, तो तब आपके बन गए, तो वो निशान बन गया है। तो उस निशान को जब आप इनिशियल स्टेजेस में ही ट्रीट करना शुरू कर दोगे अच्छे से, तो फिर वो बेस्ट फॉर्म लेगा और अपीयरेंस में एटलीस्ट बेटर आएगा। तो जितना जल्दी आप उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हो उतना आपको अच्छा रिजल्ट होता है। अगर आप लेट शुरू करते हो फिर तो आपको इन क्लिनिक प्रोसीजर्स ही ऑप्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि तब तो स्कार बन चुका है, तब वो टॉपिकल क्रीम्स के साथ रिजल्ट नहीं देगा आपको उतना। राइट। ओके। एंड सपोज जैसे कि मैं जिम वगैरह जाता हूँ एंड मेरा एक्टिव लाइफस्टाइल है, बट आई फेस दिस सिचुएशन की बार बार इचिंग हो रही है बॉडी के ऊपर एंड या फिर वाइट मार्क्स आ रहे हैं, when is the right time to know that I should actually go to a dermat or a doctor for consultation? एक स्टेज है जो कि घर पे ट्रीट नहीं हो सकती। सी, ऐसी कई सारी डिजीजेज हैं। इचिंग इज़ अ बेसिक सिम्टम इन डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस, स्किन प्रैक्टिस की। आप मेरे पास आएगा खुजली वाला पेशेंट, ठीक है, ऑब्वियसली अब आपकी टॉलरेंस के ऊपर है वो कि आप कब तक उसको टॉलरेट कर सकते हो। तो अगर खुजली आ रही है, खुजली कुछ भी हो सकता है, एक खुजली, एक कोई किसी भी बेसिक स्किन इन्फेक्शन का आपको सिम्टम साइन हो सकता है। तो जनरली मॉइस्चराइज कर लेते हैं लोग, कैलामाइन लोशन लगा लेते हैं, कोकोनट ऑयल लगा लेते हैं, लेकिन अगर उससे भी सबसाइड नहीं हो रहा है तो फिर आपको जाके डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि
ये इचिंग एक साइन हो सकता है एक दूसरी बीमारी का, जो Like? आप इग्नोर कर रहे हो और वो फिर बढ़ जाएगी, जैसे राइट? जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गए, ओके राइट, सोरियासिस हो गया, एक्जिमा हो गया, बहुत सारी अनगिनत बीमारियां हैं। इचिंग इज अ बेसिक सिम्टम ऑफ एनी स्किन डिजीज। आपको एक मतलब मतलब कोई चीज़ आपने खाई, उससे आप एलर्जिक हो तो बॉडी में इचिंग शुरू हो सकती है। ओके एंड जो आपने भी डिजीज के बारे में बात किया सोरियासिस, हाँ, आर दीज लाइक क्रॉनिक डिजीजेस, मतलब कैन दे बी क्योर्ड? सी सोरियासिस इज अ टाइप ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर जो कि कई बार जेनेटिकली एक्वायर्ड होता है, ओके राइट? तो ऐसे डिसऑर्डर्स को पूरी तरह से क्योर करना थोड़ा मुश्किल रहता है, बट अगर आप सही ट्रीटमेंट करोगे, डाइट अच्छा रखोगे, ट्रिगर्स अपने दूर रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ट्रिगर। अगर आप ट्रिगर पहचान लोगे अपना, तो फिर डेफिनेटली आपको इससे पूरी तरह से निजात भी मिल सकता है। अच्छा, या एब्सोल्युटली पॉसिबल। और ये पता कैसे लगता है कि ये जेनेटिकली एक्वायर्ड है या फिर आपके लाइफस्टाइल की वजह से है? सी अब वो हिस्ट्री आप देखेंगे, पूछेंगे, थोड़ा डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपसे पूछेंगे, तो फिर जनरली पता लग जाता है। कई लोगों के मदर में, फादर में होता है, कई लोगों के डिस्टेंट रिलेटिव्स में होता है। तो इट्स अ टाइप ऑफ दैट डिसऑर्डर जो कि मतलब कैन बी ट्रिगर्ड बाय सम फूड्स एज वेल, लाइक रेड मीट। कहा जाता है कि ऐसी चीज़ है, ओवर स्पाइसी फूड जो रहते हैं वो उसको ट्रिगर कर सकते हैं। बट कोई ऐसे टेस्ट वगैरह हैं जिससे पता लगता है दैट इज इट एक्वायर्ड या फिर आपको लाइफस्टाइल की वजह से है? नहीं, मोस्टली इट इज़ नॉट। ऐसे कोई टेस्ट अभी तक तो है ही नहीं है, होंगे भी तो बहुत एक्सपेंसिव होंगे। Hmm. Generally, the diagnosis is made by a doctor in his clinical practice based on the signs and symptoms seen on the skin. Is it true that dermats or doctors are suggesting products because उन्हें अपने खुद के products promote करने हैं rather than the medicated one जो कि actually use करने चाहिए? सी देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, कोई भी अगर डॉक्टर, ये कॉन्साइंस उसमें होना चाहिए कि वो जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, मतलब प्रमोट भी कर रहा है, राइट, वो पेशेंट के लिए अच्छा हो, राइट? सो देर आर मैनी जो मतलब अगर मेरे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर आप आओगे और मेरे को अगर आपको प्रोडक्ट लिखना है, तो हमारे को तो रूल्स यही हैं कि हमें जनरली सॉल्ट लिखना चाहिए। लेकिन द प्रॉब्लम इज कभी कभी मेडिसिन आर नॉट दैट इफेक्टिव। ये मैंने खुद देखा है। फंगल इन्फेक्शन में फॉर एग्जांपल अगर मैं एंटी फंगल लिख रहा हूँ और वो बेचारा केमिस्ट पे जाके सबसे सस्ता वाला खरीद रहा है और वो उसने खाया, तो वो उसको रिजल्ट दे ही नहीं रही है, राइट? तो ये एक फॉर श्योर सच्चाई है कि ब्रांडेड मेडिसिन जो रहती हैं वो अच्छी होती हैं फॉर श्योर, बट वो वही चीज़ है, कॉस्ट थोड़ा उनका होता है। सो वी ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि बेचारे पेशेंट का भी पॉकेट पे ना एक्सपेंसिव पड़े उतना, और अच्छा वाला मॉलिक्यूल भी मिल जाए जो पॉकेट फ्रेंडली रहे। तो हमारी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम जो भी पॉकेट फ्रेंडली रहेगा पेशेंट को वही प्रिस्क्राइब करें। लेकिन अगर किसी चीज़ में नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारी मजबूरी होगी, राइट? हम लेकिन एट द एंड हमेशा पेशेंट का भला ही चाहेंगे, राइट? तो ये चीज़ है दैट आपको अगर एक मॉलिक्यूल से रिजल्ट नहीं आया तो फिर डॉक्टर के पास दोबारा जाइए, उससे पूछिए सर इससे मुझे रिजल्ट नहीं आया, तो दूसरा मॉलिक्यूल लिख देगा। तो मैं तो पेशेंट को हमेशा बोलता हूँ रिजल्ट नहीं आया प्लीज़ दोबारा जाके दोबारा ज़रूर दिखाइएगा। लेकिन इतनी आजकल लोगों में पेशेंस होती नहीं है, उनको वही चीप चाहिए। अगर जेनरिक लिख दिया है, उससे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो गाड़ी डॉक्टर को ही पड़ती है। तो आपको ये बात थोड़ी सी समझनी चाहिए कि अच्छे मॉलिक्यूल्स इसलिए कभी कुछ डॉक्टर्स लिखते हैं क्योंकि उससे रेजिस्टेंस भी बन सकती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आजकल इतना वो हो गया है कॉमन, एंटी फंगल रेजिस्टेंस इतना कॉमन हो गया है कि और अच्छे मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है और रिसर्च की ज़रूरत है। तो ये चीज़ फैक्ट है कि आप बिना डॉक्टर के लोग कॉप इन कर रहे हैं। तो खैर वो अलग टॉपिक है। आपको एक डॉक्टर जो एक्सपीरियंस है उसके पास जाना चाहिए और उसके प्रिस्क्रिप्शन पे ट्रस्ट तो करना चाहिए थोड़ा। एंड जैसे अभी समर्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, अब स्वेटिंग भी होगी, जो एक्टिव है उनको ज़्यादा स्वेट हो रही है, उनकी बॉडी से बैड ओडोर आती है, दे यूज रोल ऑन्स और अदर सब्सटेंसेस ऑन देयर बॉडी टू कंट्रोल ऑल दैट। आर दे हार्मफुल और दे कैन बी यूज्ड? सी दे कैन बी यूज। रोल ऑन्स तो बहुत ही अच्छे आ गए हैं आजकल मार्केट में, राइट? जो कि अंडर आर्म पिगमेंटेशन बहुत बढ़िया काम करते हैं। वो मोस्टली अंडर आर्म पिगमेंटेशन पे काम करते हैं, राइट? अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ओवर स्वेटिंग जो पेशेंट्स को होती है, फाउल स्मेल आती है, उस पर काम करते हैं। तो बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड सोप्स एंड बॉडी वॉशेस आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। उससे क्या है कि और बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं आपको फाउल स्मेल में। सो ये है जो कि आप थोड़े बहुत ट्राई कर सकते हो। डायरेक्टली आपको कभी भी जो परफ्यूम होता है वो डायरेक्टली स्किन पे स्प्रे नहीं करना चाहिए, उससे थोड़ा सा रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डाइट में आप अगर गार्लिक और अनियन ले रहे हो तो उससे फॉल स्मेल बढ़ती है। सो ट्राई टू रिड्यूस दैट।
ये है, एज आई सेड, योर डाइट इज रिलेटेड टू योर स्किन, ओके, सो दैट ठीक। इज हाउ इट इज. एंड मैं कुछ और मिथ्स की बात करूँगा, जैसे हमारे घर में या फिर आपने देखा होगा अपने आसपास हाउस होल्ड्स में लोग यूज़ करते हैं, एंड डू टेल मी कि इनके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं एंड वेदर दे आर यूजफुल और नॉट. जैसे हमारी मम्मियाँ मेहंदी यूज़ करती हैं, या फिर मर्द भी यूज़ करते हैं, फिर हाथों पे लगती है. हाँ, इसके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स हैं? सी, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक छेड़ा है. इसका अब मैं बेसिकली कैसे बताऊं, देखिए मेहंदी इज यूज्ड इन ऑन द हैंड्स एज वेल, हाथ पे भी इस्तेमाल होती है, लोग कलर भी करते हैं बालों में, राइट. राइट. सो इट इज यूज एज अ कलरिंग एजेंट इन ऑन बोथ द थिंग्स. तो अब वही प्रॉब्लम है कि ये हर्बल लिखा होता है. अगर हर्बल लिखा होता है तो लोग आंख बंद करके लगा रहे होते हैं, यार मुझे कुछ और नहीं लगाना, मुझे तो यही लगाना है क्योंकि ये नेचुरल है. बट लोग उसमें मॉलिक्यूल्स नहीं पढ़ते, और उसमें बेसिकली इंग्रेडिएंट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है. कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल पीपीडी हो गया, अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया. अगर ये मॉलिक्यूल्स आपके कलर्स में हैं तो ये आपको सिवियर एलर्जिक रिएक्शन कर सकते हैं, आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं, आपको परमानेंट स्कार्स दे सकते हैं. अगर आप हाथ पे लगाओगे, आई हैव सीन पेशेंट लाइक दिस जो कि उन्होंने हाथ पे मेहंदी लगाई और विद इन आवर्स उनकी स्किन बर्न हो गई. एंड जस्ट इमेजिन समवन अप्लाइंग मेहंदी ऑन द मोस्ट ऑस्पिशियस डे ऑफ हिज और हर लाइफ. उस बेचारी को अगर स्किन बर्न हो जाए तो कितना बुरा होगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ें. मेहंदी भी है नेचुरल हर्बल लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर उसमें पीपीडी लिखा हुआ है तो वो मत इस्तेमाल करिए. पीपीडी अमोनिया लिखा हुआ है तो मत इस्तेमाल करिए. जनरली अमोनिया फ्री भी लिख देते हैं, बट पीपीडी उनमें होता है. ओके. तो ट्राई टू डू अ पैच टेस्ट. सबसे बढ़िया चीज़ है पैच टेस्ट करिए. अगर आप सर पे लगा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो गर्दन के पीछे यहाँ पर आपको ये एक स्पेस होता है, यहाँ पर आप थोड़ा सा लगा के उसको छोड़ दीजिए. एक होता है कान के नीचे लगा लीजिए यहाँ पर. तो इससे क्या है, 10-15 मिनट आधा घंटा आप उसको छोड़ देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उससे आपको एलर्जी तो नहीं हो रही. तो एटलीस्ट आप ज़्यादा लगा के मतलब साइड इफेक्ट से बच जाओगे. सो ऑलवेज रीड द इंग्रेडिएंट्स एंड डू अ पैच टेस्ट इफ यू आर अप्लाइंग इट ऑन योर स्किन और हेयर. लोग घर में अनियन जूस बहुत यूज़ करते हैं आजकल. अनियन ऑयल्स भी आ गया फॉर हेयर ग्रोथ एंड हेयर रीग्रो करने के लिए. ये कहाँ तक सच्चाई है कि उससे हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है या फिर ये फेक ही है? देखिए इशू ये है कि अगेन एज आई सेड, पीपल आर रियली वांट नेचुरल हर्बल ऑप्शंस बिकॉज दे थिंक कि जो केमिकल्स हैं या एलोपैथिक मॉलिक्यूल्स हैं उनसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. वो ये नहीं देखते कि रिसर्च उसके पीछे कितनी अच्छी हुई पड़ी है. दे जस्ट वांट नेचुरल हो गया तो ठीक है. अब अनियन का जो आपने केस लिया है बड़ा इंटरेस्टिंग है. अब अनियन ऑयल जो था बेसिकली एलोपेशिया एरियाटा करके एक टाइप ऑफ हेयर फॉल आता है, तो उसमें लगाया गया था. क्या होता है उसमें? एलोपेशिया एरियाटा जो होता है उसमें ये रहता है कि आपकी दाढ़ी से या फिर आपके बालों में से कोई स्पेसिफिक सर्कुलर फैशन में एक एरिया से बाल उड़ जाते हैं. ओके. राइट. तो ये एलोपेशिया एक सर्कल की जगह पे कई सारे सर्कल्स में भी डेवलप हो सकता है और आपके पूरा बाल और मतलब दाढ़ी गायब हो सकती है. ऐसा भी हो सकता है. अच्छा. राइट. ऑटोइम्यून हो सकता है ये, और ट्रिगर भी हो सकता है, इसका जेनेटिक भी हो सकता है ये. तो अब ये चीज़ होगी कि ये मोस्टली ये जो इन्फेक्शन रहता है ये ऑटोइम्यून रिलेटेड हो सकता है. राइट. ऑटोइम्यून का मतलब है आपके शरीर ने खुद से इसको बनाया है और ये खुद से ठीक भी कर सकता है. राइट. बट जो स्टडी में अभी अनियन ऑयल या अनियन बेस्ड जो उन्होंने मतलब इसमें लगाया गया था, तो वो अकेली स्टडी थी. उसमें मतलब ज़्यादा लोग भी नहीं थे. अच्छा. आप समझ रहे हो, उसमें उतने लोग ही नहीं थे कि उस स्टडी को विश्वास किया जा सके. और वो कंडीशन जिसमें इस्तेमाल करी गई थी वो ऐसे इन्फेक्शन में इस्तेमाल करी गई थी जो कि कई बार खुद भी ठीक हो जाता है. अच्छा. हाँ, ठीक है. जनरली आप देखोगे कई लोगों की दाढ़ी अगर गायब होती है तो 6 से 8 महीने बाद वो खुद से फिर से वापस आ जाती है. हाँ, वो सिवियर हो सकता है. अगर आपका डाइट अच्छा ना हो, अंदर इम्यूनिटी अच्छी नहीं हो, तो वो बढ़ भी सकता है. तब आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाके दिखाना चाहिए. उसका इलाज है, उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट है. लेकिन उसको फिर इन्होंने ऐसे मार्केट किया कि अनियन इज़ अ वंडर मॉलिक्यूल, क्योंकि अनियन आपका गंजापन ख़त्म कर देगा. हाँ, वही. जहाँ पर जेनेटिक कॉज है आपका हेयर लॉस का, जेनेटिक का मतलब है मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, मर्दों का गंजापन है, आपकी धीरे धीरे हेयरलाइन पीछे जा रही है क्योंकि आपके दादा परदादा में मामा की साइड पे है, तो फिर आपको हेयर लॉस जेनेटिक रीजंस की वजह से हो रहा है. उसको आप जेनेटिक्स को चेंज कर नहीं सकते, वो तो आपको हेयर केयर से ही स्लो डाउन करना पड़ेगा. लेकिन आप एक बस होम रेमेडी लगा के अनियन हो जाए, या फिर बहुत सारे होम रेमेडीज़ हैं आजकल जो कि हेयर में रीग्रोथ के लिए बताए जाते हैं, उस पर अगर आप रिलाई करोगे फॉर लाइफ तो आप ही लॉस पे हो. क्योंकि फिर आप एक बार लॉस हो चुका होगा, देन यू विल गो टू द डॉक्टर
वो फिर लेट हो चुका होगा. तो होम रेमेडीज डोंट वर्क दैट मच अंटिल अनलेस दे आर थॉरली रिसर्च बैक. ओके. तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जस्ट अगर आपको प्लांट ड्राइव्ड ही चाहिए तो रिडेंसिल बेस्ड हेयर सीरम्स आते हैं. रिडेंसिल वो क्या होता है? रिडेंसिल इज अ हेयर मॉलिक्यूल जो कि Okay. प्लांट ड्राइव्ड होता है और हेयर सीरम्स में आजकल काफ़ी यूज होता है. ओके. रिडेंसिल है, एनागेन है, कैपेक्सिल है. देयर आर लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स नाउ दीस डेज व्हिच आर नॉन मिनॉक्सिडिल. लोगों को सबसे ज़्यादा डर जो है वो मिनॉक्सिडिल से है, राइट, क्योंकि मिनॉक्सिल इज दी होली ग्रेल मॉलिक्यूल जो कि डेफिनेटली रिजल्ट्स देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट लोग कहते हैं नहीं ये नहीं यूज़ करना क्योंकि ये तो एलोपैथिक मॉलिक्यूल है. तो आप रिडेंसिल बेस्ड हेयर सीरम्स, कैपेक्सिल, एनागेन बेस्ड हेयर सीरम्स इस्तेमाल करिए. दे आर ऑल्सो प्लांटेड राइट, दे आर ऑल्सो Okay. नेचुरल. बट आप घर पे बैठ के अनियन लगा रहे हो, दैट इज नॉट समथिंग विच वी सपोर्ट. ओके. हाँ. ठीक है. लोग अपनी टैनिंग रिमूव करने के लिए, अपना स्किन फेयर करने के लिए मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं. हाँ. इज इट अ गिमिक और इज इट यूजफुल? सी, मुल्तानी मिट्टी इज नॉट अ गिमिक. ठीक है. Okay. मुल्तानी मिट्टी इज़ अ ग्रेट मॉलिक्यूल जो होम में आपको मिल जाता है, राइट. ऐसे कुछ होम रेमेडीज़ होते हैं जो कि सीरियसली काम थोड़े बहुत के करते ही करते हैं, राइट. तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हो तो आप उसमें बेसिकली ऑयल रिमूवल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. हाँ जी. ठीक है. तो आप उसको एज अ क्ले मास्क इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि वो सॉलिडिफाई करके आपके फेस पे आपके एक्सेसिव ऑयल को निकाल देगा, राइट. लेकिन अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है, मैंने फिर से वही बोला, स्किन टाइप पता होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप ड्राई स्किन टाइप पर वो क्ले मास्क लगा दोगे तो ऑलरेडी ड्राई स्किन पे वो और ड्राइनेस कर देगा, सेंसिटिव स्किन पे और ज़्यादा रेडनेस कर देगा, राइट. तो एवरी होम रेमेडी हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स. आपको अपना स्किन टाइप के हिसाब से ही होम रेमेडी इस्तेमाल करना चाहिए. सेलिब्रिटीज आर द फिगर्स जिनको हम लुक अप टू करते हैं, एंड अगर वो कोई चीज़ प्रमोट करते हैं वी ब्लाइंडली बिलीव देम बिकॉज वो फेस है. इज इट पॉसिबल टू अचीव दैट लुक एंड हाउ इज इट पॉसिबल? क्या पूरे दिन में चेंजेस होने चाहिए? द बेस्ट हैबिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम यू वेक अप टिल द टाइम यू गो टू बेड, क्या हैबिट्स होनी चाहिए एक पर्सन को यूज़ करनी चाहिए ताकि वो चीज़ अचीव कर पाए? सी अगेन आई वुड से सबसे इम्पोर्टेंट है, never ever believe any Bollywood celebrity or any big time celebrity who's saying कि मेरी स्किन ऐसे ग्लो कर रही है बिकॉज वो नेचुरली कुछ कर रहा है, राइट. Everyone in Bollywood, whether it's male or female, has gone some or the other cosmetic procedure in order to look good on the screen. They have that money, right? तो वो करेंगे ही करेंगे, right? It's not possible. Our Bollywood actors, those who are 60-70 year old, they can't look like a 30 year old. भाई वेटिंग में आप अपने आसपास देखिए. तो सबसे पहले तो आपके जो आप देखते हो उसको आप थोड़ा डाउन टू अर्थ करो कि ये जो दिखता है आपको वो सच नहीं है. दे हैव टू लुक गुड ऑन स्क्रीन, उनका काम है वैसा, राइट. तो सबसे पहले तो अपने आसपास आप देखना शुरू करो कि लोग कैसे हैं. मेरे पास कई लोग आते हैं और कहते हैं सर बॉलीवुड एक्टर्स जैसे हेयर कैसे रखें. मोस्ट ऑफ देम वेयर विग्स, हेयर विग्स, पैचेस. Yeah, they are not natural, right? Most of them. मैं किसी का नाम नहीं ले सकता. नहीं मैं समझ गया आपकी right? But most of them have to look good. Most of them have to remove their wrinkles, their under eye bags, their मतलब aging signs. तो कई सारे तो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ऑन स्क्रीन अच्छा दिखने के लिए, आपको पता भी नहीं लगेगा. बिल्कुल आपको पता भी नहीं लगेगा. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले तो अपने आजू बाजू में एज के हिसाब से देखो कि ऐसे दिखते हैं नॉर्मल लोग, ऐसे नहीं दिखते, राइट. तो आपने फिर भी लाइफस्टाइल की बात करी. लाइफस्टाइल तो डेफिनेटली कैन बी अचीव टू यू लुक यंग. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि मिनिमम 7-8 आवर्स स्लीप इज़ अ मस्ट. नींद होना बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा हाइड्रेशन, पानी अच्छे से पीजिए, एक्सरसाइज करिए. मिनिमम कितना पानी पीना चाहिए? आई जनरली रिकमेंड 4-5 लीटर्स. 4-5 लीटर्स. हाँ, लेकिन लोग 3-4 भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है, राइट. माई पर्सनल इनटेक इज़ 5 लीटर्स. ओके, राइट. मैं बहुत अच्छा वाटर इनटेक रखता हूँ. दूसरा स्किन केयर अच्छे से करिए, राइट. जितना आप स्किन केयर करोगे उतना आपका मतलब स्किन यंग दिखेगी, राइट. सो व्हाट योर लाइफस्टाइल इज योर स्किन रिफ्लेक्ट्स. सिंपल सी बात है, कोई शॉर्टकट्स नहीं है. आप स्किन केयर कर रहे हो, लाइफस्टाइल खराब है, स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो, यू नो इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर स्किन, राइट. तो जितना सन डैमेज से बचेंगे आप और दोबारा लाइफस्टाइल पे ही आ जाते हैं. सुबह से शाम तक जो आपने बोला था, अच्छे से नहाइए, एटलीस्ट हैव अ बाथ. लोग साबुन से नहाते हैं, मैं आजकल बॉडी वॉश से रिकमेंड करता हूँ. बॉडी वॉश काफ़ी अच्छे आ गए. सोप्स भी हैं, बट सोप से एक्चुअली क्या इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि सेम सोप सेम फैमिली में चल रहा होता है, शेयर हो रहा होता है. बॉडी वॉश का क्या है, वो एक बॉटल में बंद होता है, तो एटलीस्ट आप बच जाते हो इन्फेक्शन स्प्रेड होने से. बट वो भी अभी अर्ली है, मार्केट में धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं. एंड स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट. लाइफस्टाइल एज आई ऑलरेडी सेड,
एंड हेल्दी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लीजिए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. How was your experience of the podcast? It was really nice coming and talking. Especially, I'm impressed by you. You are a single one-man army who has conducted everything. So really nice you invited me over here. Thank you so much, doctor, for coming. I think it was a informative session tha for a lot of people because I still remember when I was growing up, मेरे पास फ़ोन आया ही था and मेरी बॉडी में चेंजेस हो रहे थे बहुत सारे, बी इट टैनिंग, बी इट लाइक थोड़ा हेयर लाइन रिसीड हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है. मुझे पता भी नहीं था वेदर इट वाज नेचुरल या फिर मुझे कंसर्न होने की ज़रूरत है. तो उस एज के लिए जो बच्चे हैं, जो क्रिएटर्स को देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन होगा कि यार अपना सारा पैसा उन प्रोडक्ट्स पे, वो शेल्फ्स भरने पे एंड ऐसे होम रेमेडीज़ लगाने पे जिससे बैड इम्पैक्ट हो भी सकता है, रादर पैसा बचा के एक अच्छे डॉक्टर को दिखाओ एंड ये सारी प्रॉब्लम्स एंड क्लैरिटी लाओ दैट वेदर दे आर नेचुरल और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है भी कि नहीं. So thank you so much for providing all the information. It was great having you guys. Watch his content and he's doing a good job. अगर आपको इनसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेनी है तो आप इनके इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, डॉक्टर अंकुर गौतम नाम से है एंड आई थिंक डिटेल्स वहाँ मेंशन्ड है, राइट. सो प्लीज़ रीच हिम आउट एंड ऑनलाइन कंसल्टेशन ये देते हैं यार. एंड यार पॉडकास्ट देखते रहो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड अगर पसंद आए इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना. कीप ड्रीमिंग, कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स एंड मेक एवरी डे काउंट. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में.